Hello students, I am again with you. Today we will discuss Newton's laws of motions और हम इनकी डेफिनेशन हम पढ़ना चाहेंगे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की क्या डेफिनेशन है, क्या स्टेटमेंट आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की दी गई हैं और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो हम डिस्कस करना चाहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ also said to be law of inertia. Defines force. फर्स्ट लॉ क्या है, जिसको आमतौर पर लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, वो करता क्या है, डिफाइन करता है। किस चीज को डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। क्या कहता है वो? ये कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is not compelled by external force acting on it. क्या कहता है? कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगी, वही ये इनर्शिया वाली बात है। इनर्शिया क्या कहता है? प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या कहता है, एक बॉडी जो है दैट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो प्रॉपर्टी है। अब अगर उसका मोशन जो है अगर हमें चेंज करना है, देन व्हाट विल बी द काज? एक्सटर्नल फोर्स विल बी द काज। तो ये हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है। ये क्या करता है? डिफाइन करता है। किस चीज को डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। हाउ वी कैन डिफाइन फोर्स? फोर्स इज दैट पुल और पुश विच चेंज और टेंड टू चेंज the state of rest or uniform motion of a straight motion of an object. The second one is Newton's second law. Newton's second law. Newton's second law, we can say that this is measure of force. न्यूटन सेकंड लॉ को क्या कह सकते हो आप? न्यूटन सेकंड लॉ इज द मेजर ऑफ फोर्स। क्या कहता है? मोटी सी बात है। What will happen if we apply a force? Either speed will change or डायरेक्शन विल चेंज। मोटी सी बात है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। क्या चेंज होगा? लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। और वो लीनियर मोमेंटम जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स कितना अप्लाई किया। हाउ मच यू अप्लाइड द फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। तो यहाँ से न्यूटन कंक्लूडेड दैट, उसने क्या कहा? उसने कहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of an object is directly proportional to
the rate of change of linear momentum of an object is directly proportional to external force acting on it. Directly proportional to external force acting on it means he is saying that dp upon dt is proportional to f, or f is proportional to dp upon dt, उल्टा करके लिख दिया, और f is equal to k dp upon dt, और f is equal to dp upon dt as constant of proportionality is found to be 1. क्या हुआ? In every system of it is found that constant of proportionality is 1. तो f किसके बराबर हो गया? dp upon dt. Now what is f? f is equal to d upon dt into m into v, or f is equal to, first as it is differentiation of second, m dv upon dt, plus second as it is differentiation of first, v dm upon dt. There are the two relations. अब ये फार्मूला कब लगेगा? ये बड़ा फार्मूला कब लगेगा? when mass is constant, जो कि आप आमतौर पर लगाते हो, जो कि आप आमतौर पर लगाते हो जनरल। ये वाला फार्मूला कब लगेगा? जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फार्मूला लगेगा कब? ये वाला फार्मूला लगेगा, मान लो हमारे पास ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास लिक्विड का थ्रो आ रहा है, तो यहां पर आपके पास किस तरह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस लिक्विड ने फोर्स एक्सर्ट किया, तो हमें ये पता लगेगा, ये जानना जरूरी होगा, हाउ मच लिक्विड इज स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, हाउ मच लिक्विड इज स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, तो वो हमने यूज करना पड़ेगा। और आमतौर पर ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास एक्ट होते हैं रॉकेट प्रोपल्शन में, दोनों फॉर्मूले, यानी हमारे पास जो रॉकेट का मोशन है उसमें ये दोनों फॉर्मूले आपके पास होते हैं, क्योंकि जब रॉकेट मूव करता है तो इट्स स्पीड में इंक्रीज, और एक और चीज है, इसका फ्यूल टैंक खाली होता चला जाता है, एक्सटर्नल एजेंसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगा रही, इसका फ्यूल टैंक खाली होता चला जाता है, तो आपके पास कॉज क्या है? फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक मास डिक्रीज होता चला जाएगा, मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी, वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो इस तरह से आपके पास ये कॉम्बिनेशन फार्मूला लगता है। इन जनरल हम F इज इक्वल टू मास कांस्टेंट के लिए, मास कांस्टेंट के लिए हम इन जनरल F इज इक्वल टू एम ए यूज करते हैं। ए किसकी जगह यूज किया मैंने? dv अपॉन dt की जगह। m कांस्टेंट है तो dm अपॉन dt किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। नाउ what is the SI unit of force and CGS unit of force? SI unit of force SI unit of force न्यूटन है। F किसके बराबर? एम ए के बराबर। इफ m इज इक्वल टू 1 kg,
A is equal to 1 meter per second square, then F is equal to 1 Newton. That force is said to be 1 Newton. ही अगर आप लोग नोट्स बनाते हो अपने स्कूल के लिए तो आप लिख सकते हो, that force is said to be 1 Newton which produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram in its own direction. फोर्स की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है. Repeating again, that force is said to be 1 Newton which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. So what is 1 Newton? 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square. डायमेंशनल फार्मूला की बात करके चलेंगे तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू. अब सीजीएस यूनिट डाइन, सीजीएस यूनिट क्या है हमारी? डाइन है. उसी तरह से इफ मास इज 1 ग्राम, acceleration is 1 centimeter per second square, then F is equal to 1 dyne. Yani that force is said to be 1 dyne which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 gram. That force is said to be 1 dyne which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 gram in its own direction. Direction same होनी चाहिए भाई. तो यहां से हमारे पास 1 डाइन किसके बराबर हो गया? 1 डाइन हो गया हमारे पास 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये आपके पास 10 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन. These units are said to be absolute unit of force. इन यूनिट्स को क्या कहा गया है? एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स. These units are said to be what? Absolute unit of force. तो absolute unit है force की. There are also gravitational units. क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स भी हैं. और ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स हैं आपके पास किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट. If m is equal to 1 kg, a is equal to g means 9.8 meter per second square, then force is equal to 1 kgf. यानी 1 किलोग्राम फोर्स जो है 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट में 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. तो व्हाट इज दिस? 1 kilogram force is equal to 1 kilogram multiplied by 9.8 meter per second square, that is equal to 9.8 Newton. इसी तरह से अगर हम ग्राम फोर्स की बात करके चलें, ग्राम फोर्स की बात करके चलें, दैट इज 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये आपके पास हो गया 980 डाइन. These are the units of force. नाउ बड़ी इजी सी डेफिनेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ की. फॉर एवरी एक्शन देयर इज
equal and opposite reaction. मॉडर्न व्यू, मॉडर्न डेफिनेशन भी आई इसकी. इन यूनिवर्स, in any two objects there exists mutual force which is equal and opposite. क्या कहता है कि म्यूचुअल फोर्स एक्टिंग इन म्यूचुअल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स in this universe is equal and opposite. मीन्स क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ हमारे पास हुआ, मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इनके बीच में कोई भी फोर्स है, वेदर दिस इज ग्रेविटेशनल, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज मैग्नेटिक, कुछ भी है. ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है. एफ ए बी का क्या मतलब है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. एफ बी का क्या मतलब है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. Therefore एफ ए बी is found to be equal to minus of एफ बी ए according to Newton's third law. According to Newton's third law. अब यूं कहते हैं कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए is equal to 0. Means is resultant of the two forces is 0. इसकी बात करना ही बेमानी है. रिजल्टेंट उन दो फोर्सेस का कैलकुलेट करते हैं जो एक ही बॉडी के ऊपर काम करती हैं, और यहां पर एफ ए बी फोर्स ए ऑब्जेक्ट के ऊपर है, एफ बी ए फोर्स बी ऑब्जेक्ट के ऊपर है. वी कांट कैलकुलेट. इसलिए हम कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंसेस ईच अदर. ध्यान से सुनो, पूछा जाता है कि भाई हमारे पास क्या एक्शन और रिएक्शन बीइंग इक्वल एंड अपोजिट क्या बैलेंस करती हैं? नहीं करती. क्यों नहीं करती? क्योंकि वो आपके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम ही नहीं कर रही. वो किसके ऊपर काम कर रही हैं? वो तो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं. देयरफॉर यू कैन से दैट एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंसेस ईच अदर. न्यूटन ने कितने ला दिए? न्यूटन ने 3 ला दिए. कौन कौन से ला दिए? 3 ला दिए. फर्स्ट ला दिया जो डिफाइन करता है किसको? फोर्स को. सेकंड ला दिया जो मेजर ऑफ फोर्स है, और तीसरा है न्यूटन का थर्ड लाइन, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब हमारे पास, हम थर्ड ला को बाद में दोबारा से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, सेकंड लॉ को भी दोबारा से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं. एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, और वो फर्स्ट लॉ ही है, सिंपल सा. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. बड़ा इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये कहता है इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. सिंपल सा प्रूफ है. क्या? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp अपॉन dt. देयरफॉर इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, dp upon dt is equal to 0, and that is p is constant. p क्या है यहां पर हमारे पास? p है कांस्टेंट. अब हम बात करें कि न्यूटन ने 3 लॉ तो डिफाइन कर दिए. न्यूटन डिफाइंड 3 लॉज, पर अपना एक ही लॉ से काम चल सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी
स्कूल की क्लासेस के लिए आमतौर पर टेस्ट्स में या आपके फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देते हैं थ्योरेटिकल। क्या थ्योरेटिकल देते हैं? वो कहते हैं प्रूव दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। बार बार आपके एग्जाम में मिलता है न्यूटन का सेकंड लॉ प्रूव करो कि भाई रियल लॉ ऑफ मोशन है ही भाई। दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ से ओरिजिनेट हुआ है और थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ से ओरिजिनेट हुआ है। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, तो पहला लॉ हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, बड़ा आराम से सिंपल सा है। F किसके बराबर है? ma। if F is 0, ma is 0, a is 0। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या होता है? यही तो होता है फर्स्ट लॉ। क्या होता है फर्स्ट लॉ? जब तक हम किसी बॉडी को कंपेल नहीं करेंगे, यानी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जब तक हम बॉडी को क्या नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, और भाई अगर मोशन में है तो आपका यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो अब आपके पास ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब मैं आपके लिए प्रूव करता हूं क्या चीज वाला? थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। थर्ड लॉ फ्रॉम व्हाट? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का जो आपके पास है उसको हम डिस्कस करके चलते हैं। कैसे डिस्कस करके चलो? आपके पास तो लेट देयर आर द टू ऑब्जेक्ट्स, one has the momentum p1, the other has the momentum p2। if no external force is acting, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है, या फर्स्ट सेकंड लॉ ही कहता है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0 ही कहता है कि भाई हमारे पास क्या है? p1 प्लस p2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। F किसके बराबर है? F अगर आपका dp बाई dt के बराबर है, तो अगर सिस्टम है तो सिस्टम है तो ये हो जाएगा आपके पास। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट मतलब p1 प्लस p2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब dp1 अपॉन dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द फर्स्ट बॉडी। दिस इज इक्वल टू द फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। dp2 अपॉन dt क्या है? dp2 अपॉन dt that is the rate of change of linear momentum of the second body, that is f2। so f1 plus f2 is equal to 0, therefore f1 is equal to minus of f2। so therefore in this lecture we have studied the three laws of motions: Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law, and the two simple definitions. One is law of conservation of linear momentum and one is simple conclusion। and what is that? कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ जो है आपका क्या है? न्यूटन का
रियल लॉ ऑफ मोशन है, हर जगह यही यूज होता है। क्लियर? थैंक यू।